हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम देखने वाले हैं बिहार की ज्योग्राफी। बिहार की ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बिहार की नदियाँ। तो परसों हमारा एग्जाम है बीपीएससी का और मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि आप एटलीस्ट बिहार की नदियों को देख कर जाना कि कौन सी नदी किधर से आकर गंगा में मिलती है, कहाँ से निकलती है और किस जिले से होकर गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन बिहार से देख कर जाना। नदी से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछेंगे बिहार की नदी से। तो मैं यहाँ पूरी नदी के बारे में आज इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं एक एक करके सारे नदी को कवर कर लूँगा। आज हम बात करेंगे बिहार के बेसिक बातें, नदियों के बारे में बेसिक बात हम कर लेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार में प्रवाहित होने वाली सबसे मुख्य नदी है हमारी गंगा। और गंगा के बारे में आपको बेसिक पता होगा कि ये निकलती है कहाँ से, उत्तराखंड से, और भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलेगी और देवप्रयाग में आके ये गंगा कहलाएगी। तो ये सारी बातें ऑलरेडी मैं नदी की वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो ज्योग्राफी का वीडियो आप देख सकते हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ बिहार की नदियों पे। बिहार की नदियों में जानने से पहले आपको बेसिक बातें पता होगी कि बिहार जो भारत है, भारत का जो जल की व्यवस्था है, तो धरती पर जो जल है उसका लगभग 2/3 भाग ही जल है और 1/3 भाग भूमि है। ये सबको पता है। यानी धरती का 2/3 भाग पे जल है, बाकी स्थल भूमि है। और कहा जाता है कि अगर ग्लेशियर भी पिघल के समुद्र में मिल गया तो सारा का सारा भाग जो हो जाएगा, धरती जलमग्न हो जाएगी। तो देख लेते हैं कि जो 2/3 भाग है जल का, उसमें से मात्र 32% भाग जो है वो पीने योग्य पानी है। और इस पीने योग्य पानी में भी 75% भाग ध्रुव पे जमा हुआ है। अब ध्रुव पे पानी जमा हुआ है तो वहाँ से तो पानी मिलेगा नहीं। हाँ, ग्लेशियर से पानी पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रहा है, लेकिन वो जाकर समुद्र में मिल जा रहा है। इसके अलावा जो 23% पानी है ये हमारी धरती के नीचे है। और शेष जो आपका बच रहा है 2% पानी, यही 2% है नदी, झील, वायु मंडल, तालाबों और नमी के मात्रा में। अब इसी को हम क्या करते हैं, चाहे तो हम पी ले, चाहे तो रिसाइकिल करके पी ले। अब बात आती है कि हमारे भारत में जनसंख्या की स्थिति क्या है पूरे विश्व की अपेक्षा, भूमि कितना है, जल कितना है भारत के पास। तो ये भी बेसिक बातें मैं यहाँ नोट कर चुका हूँ कि विश्व की धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% भूमि है भारत के पास। और जनसंख्या के मामले में भारत के पास लगभग 17% जनसंख्या है पूरे विश्व का। और आप सबको पता होगा कि भारत जो है जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2021 की जनगणना रिपोर्ट अभी नहीं आई है, अभी 2023 में आने वाली है। ये रिपोर्ट आए तो हो सकता है कि भारत पहले नंबर पे चला जाए जनसंख्या के मामले में। और जल के मामले में देखिए तो पूरे विश्व में जितना जल है पीने योग्य पानी, उसमें से 4% पानी भारत में है पीने योग्य। और इसमें भी ग्लेशियर के रूप में है, नदी, झरने, तालाबों में है। अब अगर बिहार में जल संसाधन का बात करें तो आपको पता होगा कि जल संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धरातलीय, एक होता है भूमिगत। धरातलीय जल संसाधन किसको कहते हैं, जो धरती के ऊपर होता है, जैसे नदी, तालाब, झील, ये धरातलीय जल की श्रेणी में आते हैं। भूमिगत जल किसे कहते हैं, जो धरती के भीतर होता है। ठीक है। और ये केशिकात्व विधि आप जानते होंगे। जैसे क्वेश्चन पूछता है ना साइंस में कि लालटेन किस विधि के जरिए जलती है, या मिट्टी का तेल जो धागे से ऊपर आता है, जो ढिबरी पुराने जमाने में जलती थी, तो वो किस जरिए ऊपर चढ़ती है मिट्टी का तेल, तो वो होता है केशिकात्व। उसी तरीके से केशिकात्व विधि के जरिए ही धरती पे पानी रिसता है और फिल्टर होता है और धरती के अंदर जमा हो जाता है, ग्राउंड वाटर जिसको कहते हैं। तो ग्राउंड लेवल जो वाटर का स्तर है नीचे, धीरे धीरे नीचे चलता जा रहा है। इसका रीज़न क्या है, तो इसके ढेर सारे रीज़न है। पहले तो कंस्ट्रक्शन का काम, दूसरा पेड़ की कटाई, तीसरा पॉपुलेशन जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, चौथा पॉल्यूशन। तो ये सारी स्थिति क्या कर दे रही है कि जल की स्कार्सिटी क्रिएट कर दे रही है। और जल की कमी सबसे भयानक कमी, यानी प्राकृतिक आपदा जब आती है, चाहे वो सूखा हो, बाढ़ हो, तो हमेशा मानव को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा बिहार का अगर हम नदी प्रवाह के बारे में देखें तो बिहार में 2 प्रकार की नदियां बहती हैं। एक नदी होती है हिमालय से निकलने वाली और एक नदी होती है पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी। अब यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है। हिमालय की नदी जो भी है वो आती है उत्तर से और बहती है दक्षिण की ओर, और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई वो जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ऊपर से आप ये फिगर जो देख रहे हो, इस फिगर में ऊपर से आने वाली जितनी नदियां हैं, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान, महानंदा, ये सारी की सारी हिमालयी नदी है।
अब हिमालयी नदी होने का फ़ायदा क्या है? तो हिमालयी नदी का होने का दो फायदा। एक, यहाँ सालों भर वर्षा का पानी तो होता है नहीं है, लेकिन ग्लेशियर का पानी इसको सालों भर मिलता है। यानी इसको जल की पूर्ति दो तरीके से होती है हिमालयी नदी को। एक तो होता है वर्षा के जल से और दूसरा होता है ग्लेशियर के जल से। जब वर्षा का मौसम आता है तो ये नदी अपनी उफान पे चली जाती है। उफान इन द सेंस कि ये पूरे क्षेत्र जो होते हैं, उत्तर भारत का क्षेत्र, उत्तर बिहार का क्षेत्र, ये जलमग्न हो जाता है। और आपको पता भी होगा कि उत्तर बिहार में रहने वाले लोग हमेशा बाढ़ से ग्रसित होते हैं। और ये जितनी भी नदियाँ ऊपर का आप देख रहे हो, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, बलान, ये सारी की सारी नदियाँ बाढ़ के कारण जिम्मेदार हैं। और इसी के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये आप बेसिक बात जानते भी होंगे। अगर पूछा जाए कि बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, और ये पूछी गई है, तो गंगा नदी भी एक हिमालय से निकलने वाली नदी है, उत्तराखंड से निकलती है। और ये भारत में प्रवेश करती है बिहार में कहाँ से? तो बक्सर के पास एक जिला है, चौसा नामक जिला, यहाँ पे है चौसा नामक जिला, यहाँ से प्रवेश करती है। और फिर ये चली जाती है यूपी, क्योंकि ये साइड यूपी है बिहार के पश्चिम में, और फिर ये भोजपुर से इंटर करती है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा बक्सर का चौसा में प्रवेश करती है गंगा नदी बिहार में। अब यहीं से एक और नदी जाती है जिसको कहते हैं हम लोग कर्मनासा, ये सीमा बनाती जाती है और सेम यहाँ पे मिलती है। ये नदी है कर्मनासा। कर्मनासा मतलब कर्म को नाश करने वाला, यानी इसे अपवित्र नदी बोला जाता है बिहार का। कोसी को बोला जाता है बिहार का शोक, क्योंकि ये हर साल बाढ़ का कारण बनती है और ये अपना मार्ग परिवर्तित करती है, बहुत अधिक मार्ग परिवर्तित करके ये पीछे की ओर चली गई। पहले ये नदी यहाँ से आरा से बहती थी, अब ये नदी अररिया से, और अब नदी ये बहती है सुपौल से। तो उसी तरीके से कर्मनासा नदी को बिहार में अपवित्र नदी के नाम से जानते हैं, गंगा को पवित्र नदी के नाम से जानते हैं, और कोसी को क्या कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं। क्वेश्चन आता है बेसिक सा कि बिहार में गंगा के दाएं तट से मिलने वाली पहली नदी कौन है? तो बिहार में गंगा का दायां ये हो गया और बायां ऊपर हो गया। दाएं तट से बिहार में मिलने वाली पहली नदी कर्मनासा, और बाएं तट से पूछे तो घाघरा। घाघरा को यूपी में सरयू नदी कहते हैं, सरयू के नाम से इसे पुकारते हैं, और ये भी निकलती है ग्लेशियर से ऊपर से। ऊपर की जितनी सारी नदियां हैं सारी की सारी ग्लेशियर से निकलती हैं। तो ये नदी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें सालों भर वर्षा का पानी होता है और सालों भर इसमें जल रहता है, और वर्षा के मौसम में तो ये बाढ़ का कारण बन जाती है। ऊपर की एक नदी आपको दिख रही होगी कि महानंदा, यह महानंदा नदी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार की उस नदी का नाम बताइए जो सबसे पूर्व में स्थित है। तो यह है महानंदा, और महानंदा गंगा में बिहार में नहीं मिलती, पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। उसी तरीके से नीचे का एक नदी है अजय, ये भी जाके गंगा में, बिहार में इंटर करती तो जरूर है, लेकिन गंगा में मिलती है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी तो ये भी पूछ देता है ना कि गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? 425 किलोमीटर है। ये बेसिक बातें आपको जाननी है, और आज मैं सिर्फ थ्योरी जितना हो सकेगा मैं बता दूंगा, रिटर्न आपको यहाँ पे कल प्रोवाइड हो जाएगी। गंगा बिहार की नदियाँ दो प्रकार की, पहली हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदी जिसके बारे में हम जिक्र कर लिए हैं, इसमें सालों भर पानी होती है। इसको दो तरीके से पानी मिलता है, एक तो वर्षा का जल होता है और एक ग्लेशियर का जल। दूसरा होता है पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी। अब पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का कुछ नुकसान है। इन नदियों को सिर्फ वर्षा का जल मिलता है, और गर्मी के मौसम में ये नाले जैसा हो जाते हैं, यानी सिकुड़ कर काफ़ी छोटे हो जाते हैं, इनमें पानी रहता ही नहीं है। पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी कौन है? तो नीचे का क्षेत्र आप देख रहे होगे झारखंड, और झारखंड पूरा का पूरा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। गोंडवाना क्रम का चट्टान यहाँ पे है जिसमें कोयले की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी कौन है? सबसे पहले कर्मनासा, दूसरी सोन। सोन नदी के बारे में पूछा गया है कि बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, सोन नदी कहाँ से निकलती है, गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो नदी से रिलेटेड आपसे 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पहला, कहाँ से निकलती है? दूसरा, बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? तीसरा, बिहार में गंगा नदी में किस जिला में जाकर मिलती है? ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और अगर ज़्यादा डिफिकल्ट करना हो ना तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए सोन नदी बिहार के किस किस जिले से होकर प्रवाहित होती है। पिछले बार ही पूछ दिया था ना कि बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी बहती है, तो काउंट कीजिएगा, 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है। ठीक,
तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि बताइए कौन ऐसी नदी है जो बिहार में तो इंटर करती है लेकिन गंगा में मिलती है बिहार से बाहर। तो ऊपर का एक महानंदा, नीचे का एक अजय नदी। ठीक, कहीं कहीं अजय नदी को दूसरे मैप में देखोगे तो अंदर मिला देगा, कहीं कहीं पे बाहर, लेकिन अजय नदी पश्चिम बंगाल में मिलती है। तो ये सारी बेसिक बातें हम लोग करेंगे, वन बाई वन सारी नदियों को मैं डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूँ गंगा के ऊपर, और गंगा की बेसिक बातें आप जानते होंगे। गंगा की लंबाई 25-25 है और ये सबको पता होगा, 25-25 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। गंगा बहती कितने राज्य से है? तो गंगा निकलती उत्तराखंड से, उसके बाद यूपी जाएगी, इसके बाद बिहार जाएगी, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, इसके बाद चली जाएगी पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से बाहर जाएगी और ब्रह्मपुत्रा में जाके ये मिल जाएगी। और गंगा अपना नाम भी बदलती है, गंगा का नाम सांगपो हो जाता है, गंगा का नाम हो जाता है दिहांग, ठीक है, जमुना भी हो जाता है। तो ये सब बातें हम ऑलरेडी गंगा के बारे में कर चुके हैं। हम यहाँ बात करने वाले हैं कि गंगा बिहार का बात करें तो गंगा बिहार में मात्र 425 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अच्छा, कितने जिले से होकर गुजरती है गंगा नदी? 12 जिले से होकर गुजरती है बिहार में। कहाँ से प्रवेश करती है गंगा नदी? तो बक्सर से प्रवेश करती है। अच्छा, बक्सर का कौन सा जिला, बक्सर का कौन सा क्षेत्र? तो चौसा नामक क्षेत्र। गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है बिहार में? तो बाएं तट से मिलने वाली घाघरा नदी। दाएं तट से मिलने वाली कौन सी नदी है? तो कर्मनासा नदी। गंगा किस जिले से होकर बाहर हो जाती है बिहार से? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कटिहार जिला, कटिहार से बाहर हो जाती है। तो ये सारे गंगा, और गंगा हो या बिहार की और जितनी भी सारी नदियाँ हो, बिहार की भूमिकरण का काम नदियों ने ही किया है। बिहार में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और बिहार में नहीं पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का कारण है नदी। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बागर। आपको पता होगा, खादर को कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी और बागर को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो हम एक एक करके सारी नदियों के बारे में देखेंगे। गंगा, घाघरा, छोटी गंडक, बड़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा कहाँ से प्रवेश करती है, इनकी सहायक नदी कौन है। और आजकल सहायक नदी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे हैं, और यही सहायक नदी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। तो खैर, आज का मैं वीडियो लंबा नहीं करने वाला, मैं बस बेसिक बात करने आया था। और बेसिक बात बस इतना याद रखिएगा कि भारत की जनसंख्या के नज़र में 17% आबादी है पूरे विश्व की, जल के मामले में 4% और एरिया के मामले में मात्र 2.45%। बाकी बातें भारत के बारे में मैं भारत के मैप में ऑलरेडी कर चुका हूँ, भारत का भौतिक स्वरूप में, ज्योग्राफी में, जब मैं भारत का ज्योग्राफी अपलोड किया था तब, और ये सारा वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं करने वाला हूँ कवर बिहार की नदियों के ऊपर, और बिहार की नदियाँ मैं अगले वीडियो में मैं पूरा का पूरा एक पूरे सीनेरियो में कवर कर दूंगा। ये मैप बस आज हमको यहाँ पे प्लेस करना था ताकि आप बेसिक बातें देख लो कि अगर घाघरा का बात करें तो घाघरा इंटर करती है बिहार में सीवान से, और सीवान में ही गंडक, ये गंडक है और ये घाघरा है। घाघरा प्रवेश करेगी सीवान से और जाके सारण में जाके गंगा नदी से मिल जाएगी। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ मिलती है। अगर हम छोटी गंडक का बात करें तो ये सीवान में ही घाघरा से मिल जाती है। बड़ी गंडक पश्चिमी चंपारण, ये हमारा गोपालगंज है, ये हमारा पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर, वैशाली से होते हुए जाके मिल जाती है पटना के पास गंगा नदी में। ये हमारी बागमती नदी है जो सीतामढ़ी से होकर गुजरती है बिहार में, और जाते जाते यहाँ बक्सर, ये बेगूसराय के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सारी बातें मैप में ऑलरेडी, अगर आपके पास जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठा करो, एटलीस्ट आप मैप लेकर बैठा करो। ज्योग्राफी कुछ नहीं है, बस मैप। अगर आप मैप समझ लिए, पूरा का पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ जाने वाली है। तो मैं एक एक करके सारी नदियों के बारे में मैं जिक्र करूंगा। और बिहार की ज्योग्राफी में कुछ पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, एक तो आपको नदी हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, और दूसरी आपकी मिट्टी हर हाल में पढ़नी पड़ेगी। ये मिट्टी और नदी आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी में। इसके अलावा भी पढ़ना है, लेकिन ये दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो आज का वीडियो यहीं तक मैं रहने देने वाला हूँ। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, यूज़फुल होगा ही। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ कल। ये मैप आपको कल नहीं दिखेगा, इस मैप के जगह मैं ज्योग्राफी का जितना भी नदी हो सकता है मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा रिटन फॉर्म में, और मैं एक बार इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। आप ये मैप अगर कल आना तो आप मैप लेकर बैठना, जब मैं कल पढ़ा रहा होऊंगा
ठीक है, इससे आपको फ़ायदा होने वाला कि फिर आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कल के एग्ज़ाम के लिए आपको सबको बेस्ट ऑफ लक, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अच्छा करके आइएगा। अटेम्प्ट ज़्यादा मत लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, आधार कार्ड एडमिट कार्ड अच्छे से रख लीजिएगा, ओरिजिनल आधार कार्ड लीजिएगा। OMR सीट में ओवर राइटिंग नहीं कीजिएगा, OMR सीट आपका मुड़ना नहीं चाहिए, अगर मुड़ गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये सबसे बचिएगा। अटेंडेंस आप एग्जाम में जाके बना जरूर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी बातें तो मैं कर चुका हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। तो अगेन फिर से सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छा एग्जाम जाए, मैं यही दुआ करूँगा। फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।